Hi, good evening, friends. I hope everyone is good and fine. And today we are going to discuss about our last class topic, which is anemia, and we are going to discuss about its investigation. And before moving further, I would like to give you my short introduction. Hello, my name is Nicodemus Prasad, and I am from nursing professional background. And currently, I am working as a nursing tutor from past 2 years. And previously, I have worked as a staff nurse in clinical site. सो लेट्स बिगिन। आज हम बात करेंगे एनीमिया की इन्वेस्टिगेशंस पे, मतलब जांच पड़ताल पे, कि एनीमिया अगर किसी पेशेंट को है तो हम उसको कैसे पता लगाएं और उसके क्या क्या कारण हैं, और हम उसकी इन्वेस्टिगेशन और जांच पड़ताल में हम क्या क्या चेक्स एंड क्लियर हम कर सकते हैं। सो यहाँ पे हमारा पहला पॉइंट है क्वांटिटेटिव पैरामीटर्स एंड दूसरा है क्वालिटेटिव पैरामीटर्स। क्वांटिटेटिव पैरामीटर्स में हम क्या देखते हैं, जो रेड सेल पॉपुलेशन है हमारी, उसमें जो वॉल्यूम है, मतलब कितने अमाउंट में वहाँ पे हमारे पैक्ड सेल्स हैं। एग्जांपल हेमाटोक्रिट टेस्ट जो होता है, हेमोग्लोबिन कंसंट्रेशन होता है, उसमें रेड सेल्स कंसंट्रेशन होते हैं। मतलब सिंपल सीधी सी बात है, उसकी संख्या कितनी है, क्वांटिटेटिव पैरामीटर। दूसरी हम चीज यहाँ पे हम देखते हैं क्वालिटेटिव पैरामीटर्स। हम उसमें उसकी क्या क्या विशेषताएं और क्या क्या खासियत है, उसमें क्या क्या होना चाहिए एक आरबीसी में और ब्लड में। तो यहाँ पे मीन कोर्स कॉर्पस्कुलर वॉल्यूम है, सेकंड इज मीन कॉर्पस्कुलर हीमोग्लोबिन, थर्ड वन इज मीन कॉर्पस्कुलर हीमोग्लोबिन कंसंट्रेशन। ओके, नेक्स्ट स्लाइड पे हम बढ़ते हैं। सो एक हमारे पास अगर वाइल है और उसमें हम वॉल्यूम ऑफ ब्लड सैंपल लेते हैं, सो उसमें 50% ऑफ आरबीसी हमारे पास होगा, एंड जो अदर चीज होगी हमारे पास, जो फिर बाकी 50% उसमें सीरम एंड द वाइट ब्लड सेल्स हमारे पास प्रेजेंट होंगे। सो ये हमारा हेमाटोक्रिट टेस्ट होता है। यहाँ पे मैन एंड वुमेन में यहाँ पे हमारे पास परसेंटेज होती है। मैन के अंदर हमारा 40 to 52% यहाँ पे पाया जाता है, एंड वुमेन में यहाँ पे 36 to 48% हम यहाँ पे देख सकते हैं। नेक्स्ट, सेल वॉल्यूम हेमोग्लोबिन कंसंट्रेशन। अब ये क्या चीज है? इट इज द अमाउंट ऑफ द, मतलब हीमोग्लोबिन पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ ब्लड। मतलब एक यूनिट ब्लड के अंदर हमारे पास कितने अमाउंट ऑफ हीमोग्लोबिन यहाँ पे प्रेजेंट है। ओके, वुमेन एंड मैन के यहाँ पे परसेंटेज आप देख सकते हैं। वुमेन के अंदर है 12 to 16 ग्राम्स पर डेसीलीटर, एंड मैन के अंदर है 14 to 7 ग्राम पर डेसीलीटर। रेड सेल काउंट, द टोटल नंबर ऑफ सेल्स पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ ब्लड सैंपल, या टोटल नंबर ऑफ आरबीसीज को अगर हम पर यूनिट ब्लड जो सैंपल होता है हमारे, उसके अकॉर्डिंग अगर देखते हैं तो वहां पे कितनी प्रेजेंट नंबर ऑफ रेड ब्लड सेल्स हैं, तो ये हमारा वो दर्शाता है। यहाँ पे कुछ हमारे पास मेजरमेंट्स हैं। देन हमारे पास आ जाता है मीन कॉर्पस्कुलर वॉल्यूम। इट इज द एवरेज वॉल्यूम ऑफ आरबीसी, मतलब एवरेज नंबर ऑफ हमारा एवरेज एवरेज वॉल्यूम ऑफ आरबीसी कितना अमाउंट का है। नॉर्मल है हमारा 80 to 98 फेम्टोलीटर। नेक्स्ट, मीन कॉर्पस्कुलर हीमोग्लोबिन। इट इज द एवरेज हीमोग्लोबिन कंटेंट पर आरबीसी। एक आरबीसी के अंदर, ब्लड के अंदर आरबीसी आरबीसी के अंदर हीमोग्लोबिन कंटेंट, ओके, जो ऑक्सीजन बाइंड करता है हेमोग्लोबिन प्रोटीन को आरबीसी के अंदर। सो द एवरेज ऑफ हेमोग्लोबिन कंटेंट पर आरबीसी के हिसाब से यहाँ पे हमें देख सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास नॉर्मल वैल्यू है 27 to 31। मीन कॉर्पस्कुलर hemoglobin concentration, it is the average concentration of hemoglobin in the given red cell volume। नॉर्मल यहाँ पे वैल्यूज हम यहाँ पे देख सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास नर्सिंग मैनेजमेंट आ जाता है। एज अ नर्सिंग प्रोफेशनल हम वहाँ पे कैसे मैनेजमेंट कर सकते हैं एनीमिया डिजीज की। चाहे कोई पेशेंट ऑनगोइंग ट्रीटमेंट पे है लंबे समय से और या नहीं है, हमें उसे कैसे कंट्रोल करना है, यहाँ पे हम ये डिस्कस करेंगे। पीपल विद दिस कंडीशन शुड टेक फॉलिक एसिड सप्लीमेंट्स। अगर कोई पेशेंट अगर एनीमिक पेशेंट है तो वहां पे हम ज्यादा से ज्यादा फॉलिक एसिड सप्लीमेंट देने की पेशेंट को ट्राई करेंगे। एसिड सप्लीमेंट न्यू आरबीसी बनाने में पेशेंट की मदद करेगा। एंड ब्लड ट्रांसफ्यूजन ऑल्सो, वी शुड गिव पेन मेडिसिन एंड प्लेंटी ऑफ फूड्स, मतलब ज्यादा से ज्यादा फ्लूइड्स और वाटर और जितने भी फ्लूइड्स हमारे पास हैं, जिससे न्यू आरबीसी बनेंगे एंड ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज करेगा।
नेक्स्ट हम एंटीबायोटिक्स देंगे for the bacterial infection to the children who are suffered and sickle cell disease. If patient is having the sickle cell disease and taking any further medicines, जो मेडिसिन पेशेंट की आयरन कंटेंट को जो बॉडी में है प्रेजेंट है उसको डिक्रीज कर रहा है, सो हम वहाँ पे वैक्सीनेशन देंगे पेशेंट को। कौन कौन सी यहाँ पे हमारे पास प्रेजेंट है? HIV, HCV and PPV, Haemophilus influenza vaccine HIV, pneumococcal conjugate vaccine PCV, and pneumococcal polysaccharide vaccine PPV. Okay, we will assess the cause and severity. We will provide the iron supplements. We will look down into the investigations properly and hospitalization and transfusion of red blood cells. Medications हम कौन कौन सी वहां पे प्रोवाइड कर सकते हैं पेशेंट को, एनीमिक पेशेंट को? फर्स्ट वन इज आयरन सप्लीमेंट्स, vitamin supplements, erythropoietin injection, which is very necessary. Stopping a medication that may cause of anemia. अगर कोई मेडिकेशन फर्दर पेशेंट की चल रही है एंड वो एनीमिया कॉज कर सकता है ना, सो हम वहां पे उसको स्टॉप करेंगे। एनीमिक प्रिवेंशन हम क्या क्या कर सकते हैं एज अ नर्सिंग प्रोफेशनल, एज अ नर्सिंग स्टाफ? वी विल फर्दर गाइड पेशेंट टू टेक अ healthy diet and limiting use of alcohol, and we should advise the patient to make a good relationship with the doctor for the furthermore ongoing treatments. Then routine blood work, क्योंकि खून की परेशानी है तो routine blood checkups and assessment. Next, nursing diagnosis: activity intolerance related to the weakness, fatigue and general malaise. If patient activity perform करने में problem face कर रहा है, weakness, fatigue and the general malaise like discomfort, सो वहां पे हम ये चीज देखेंगे। ऑल्टर्ड न्यूट्रिशनल लेवल लेस देन बॉडी, मतलब आप समझ सकते हैं, मतलब न्यूट्रिशन लेवल बहुत कम हो जाना, वीकनेस हो जाना, BMI से मतलब कम न्यूट्रिशनल लेवल अगर हो जाना, बॉडी मास इंडेक्स अगर। नेक्स्ट इज इनएडिक्वेट ब्लड वॉल्यूम और हेमाटोक्रिट टेस्ट HCT एंड टिश्यू परफोरेशन। इफेक्टिव फैमिली कोपिंग रिलेटेड टू डिसेबलिंग एंड लाइफ थ्रेटनिंग डिसीज, मतलब पेशेंट यहाँ पे कोप अप नहीं कर पा रहा है कि मेरे को ये बीमारी है या नहीं है, वो अपने न्यूट्रिशनल लेवल बैलेंस करके नहीं रख पा रहा है, वो अपने एंटीबायोटिक्स सही से नहीं ले पा रहा है और कोप अप नहीं कर पा रहा है, वो समझ नहीं पा रहा है डिजीज को। नेक्स्ट इज नर्सिंग इंटरवेंशन, मैनेजिंग फटीग। खून की कमी होने के कारण यहाँ पे जो पेशेंट का बॉडी है वहाँ पे वो श्रिंक भी कर सकती है एंड बहुत फटीग महसूस हो सकता है और बहुत वीकनेस महसूस हो सकती है। यहाँ पे हम पेशेंट को सजेस्ट करेंगे, गाइड करेंगे टू प्रायोरिटाइज एक्टिविटीज, वो थोड़ा बाहर घर से निकले और अपना हेल्थ पे ध्यान दे ज़्यादा से ज़्यादा, और एक प्रॉपर एक्टिविटी एंड रेस्ट में अपना बैलेंस बना पाए, क्योंकि मोबिलिटी बहुत ही ज़रूरी है हमारे शरीर के लिए, और जब हम वो चीज़ छोड़ देते हैं और या एक्सरसाइज करना छोड़ देते हैं तो बहुत सी बीमारियों से हम ग्रस्त होने के हमारे चांसेस होते हैं। नेक्स्ट इज पेशेंट जो लंबे समय से एक एनीमिक और क्रॉनिक एनीमिया से ग्रस्त हैं, उनको हम ये एडवाइस करेंगे कि वो ज़्यादा से ज़्यादा फिजिकल एक्टिविटी एंड एक्सरसाइज पर ध्यान दें एंड ताकि प्रॉपर कंडीशनिंग बॉडी की हो सके, एंड इनएक्टिविटी ना करें कि खाली घर में बैठ जाना, फीलिंग लाउजी एंड लेथार्जी एंड बेड पे पड़े रहना, जिससे ये परेशानी और बढ़ सकती है। हमारे घर के अंदर एंड घर के बाहर भी हम ये चीज़ महसूस एंड देख सकते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग फिजिकल एक्टिविटी एंड एक्सरसाइज पे ज़्यादा ध्यान नहीं देते, जिसकी वजह से हमारी बॉडी में बहुत सारी सेवरल डिजीज एंटर करने के रीजंस हो सकते हैं। सो ये चीज़ हमें यहाँ पे पेशेंट को सजेस्ट करनी है एंड गाइड करनी। देन इज मेंटेनिंग एडुकेट न्यूट्रिशन, एक हेल्दी डाइट हमें पेशेंट को एनकरेज करनी है। नेक्स्ट हमें पेशेंट को समझाना है कि अल्कोहल का कंजप्शन कम से कम रखें, क्योंकि अल्कोहल बॉडी में जाने के बाद जो इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स होते हैं बॉडी के अंदर यूटिलाइजेशन के लिए, वो उसको इफेक्ट करता है, जिसकी वजह से बॉडी का प्रॉपर कंडीशनिंग नहीं हो पाती हमारी बॉडी की। इस डाइटरी टीचिंग सेशन फॉर द पर्टिकुलर इंडिविजुअल्स अकॉर्डिंग टू द कल्चरल एस्पेक्ट, क्योंकि हमारे सबके कल्चर्स अलग हैं, पेशेंट का कल्चर
अलग हो सकते हैं, डिफरेंट डिफरेंट पेशेंट्स के डिफरेंट कल्चर्स हो सकते हैं, बिलीव्स हो सकते हैं, तो उसके हिसाब से फूड प्रेफरेंस फॉर दैट पर्टिकुलर डिजीज विच इज एनीमिया। नेक्स्ट इज मेंटेनिंग एडिक्वेट परफ्यूजन। पेशेंट की बॉडी से जो वॉल्यूम लॉस्ट हो चुका है उसको हम वहां पे रिप्लेस करेंगे ट्रांसफ्यूजन एंड इंट्रावेनस फ्लूइड्स की मदद से, बेसिस ऑन द इन्वेस्टिगेशंस एंड लेबोरेटरी फाइंडिंग्स। नेक्स्ट इज सप्लीमेंटल ऑक्सीजन, जो बहुत जरूरी है अगर कोई लंबे समय से इस परेशानी से ग्रस्त है और कुछ ज्यादा ही अगर सिवियरिटी है पेशेंट को पल्मोनरी और द कार्डियक डिजीज, तब हम ये यूज करेंगे वहां। देन हमें पेशेंट के वाइटल साइंस बहुत अच्छे से असेस करने हैं एंड मैनेज करने हैं, मॉनिटर करने हैं। एंड अदर मेडिकेशन सच एज एंटी हाइपरटेंसिव एजेंट्स मे बी नीड टू बी एडजस्टेड और विदहेल्ड अगर पेशेंट ग्रस्त है बीपी की बीमारी से, सो हम उसकी मेडिकेशन को थोड़ा एडजस्ट वहां पे करेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स। सो आज हमारा एनीमिया डिसऑर्डर का टॉपिक ये कंप्लीट हो चुका है, जिसमें हमने क्लासिफिकेशन पे बात करी, एटियोलॉजी, लैब इन्वेस्टिगेशंस, नर्सिंग डायग्नोसिस, नर्सिंग मैनेजमेंट एंड प्रिवेंशन पे हमने सब कुछ पढ़ा। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग टिल हियर। एंड अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी यूजफुल एंड आपको अच्छी लगी हो, सो प्लीज मेक सब्सक्राइब टू माय चैनल, ताकि मैं ऐसी और भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपके लिए लाता रहूं और हम नए नए टॉपिक्स पर ऐसी डिस्कशन करते रहें। प्लीज मेक लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल फॉर मोर फर्दर नर्सिंग टॉपिक्स। थैंक यू।